मेरी बीवी एलएचवी तो न थी, लेकिन उसने घर के नीचे वाले पोर्शन को बतौर क्लिनिक बना लिया था, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते थे। वो बांझ औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्द ही हामिला हो जाती। मेरी ड्यूटी दरवाजे के पास बने काउंटर पर थी। उसने मुझे इंतहाई सख्ती से मना कर रखा था कि मैं अंदर हरगिज ना हूं, क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। मैंने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि मैं तो कोई काम ही नहीं करता था। चूंकि वो मुझे हर माह अपने अखराजात पूरे करने के लिए एक माकूल रकम देती थी, इसलिए मैंने कभी उसके काम में दखलंदाजी न की। लेकिन मुझ में तजस्सुस था, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही औरतें जाती थी जिन्होंने वो बुर्का पहना होता था, जिनके आगे नकाब होता था। एक दिन मुझे अपनी बीवी पे शक हुआ, तो मैं भी बुर्का पहन के अंदर पहुंच गया। अंदर का मंजर ऐसा था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बीवी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने क्लिनिक के बाहर बोर्ड पर डॉक्टर रिजवाना MBBS लिखवाया हुआ था। न जाने वो औरतों के बांझपन का कैसे इलाज करती थी कि उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठकर बांझ औरतों का चेकअप करती और दवाएं तजवीज करती। मैं काउंटर पर खड़ा आने वाली औरतों को डील करता था। हम दोनों मियां बीवी धड़ाधड़ पैसे कमा रहे थे। एक रोज मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था कि एक मर्द और एक औरत मेरे पास आए और रिजवाना से मिलने की इजाजत मांगी। मैंने रजिस्टर में इंतराज करके उस औरत को तो अंदर भेज दिया था, लेकिन उसके साथ आने वाले मर्द को इंतजार गाह में बैठने का कहा, लेकिन पर सोफे पर बैठने के बजाय अंदर जाने की जिद करने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने मर्द से कहा कि मोहतरम, अंदर क्लिनिक में सिर्फ आपकी बीवी ही मौजूद नहीं, बल्कि और भी कई खवातीन मौजूद हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। वो आदमी मेरी बात सुन के मुतमईन हो गया था। उस आदमी की बीवी को क्लिनिक में गए 20 मिनट ही हुए थे कि 2 बुर्कापोश औरतें आई और मुझसे रिजवाना के बारे में पूछा। मैंने उन्हें क्लिनिक में भेज दिया। जब 1 घंटा गुजर गया तो वो मर्द उठकर मेरे पास आया। वो उकताहट से बोला, भाई मालूम करो कि अभी कितनी देर है। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे क्लिनिक में जाने की इजाजत नहीं, आप तशरीफ रखें। खैर वो आदमी सब्र के घूंट पीकर दोबारा सोफे पर बैठ गया, लेकिन वो बहुत बेताब दिखाई दे रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसकी बीवी बाहर आ गई। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अलूही सी चमक थी। वो औरत खाली हाथ थी। मैं हैरान हुआ कि मेरी बीवी ने उसे कोई नुस्खा क्यों नहीं लिख कर दिया। जब वो मियां बीवी क्लिनिक से चले गए तो थोड़ी ही देर के बाद 2 बुर्कापोश औरतें भी चली गईं। कुछ ही देर के बाद रिजवाना भी क्लिनिक से निकल आई। रिजवाना बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो क्यों खुश थी मैं इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं बेचैन था, क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया था कि जब भी रिजवाना क्लिनिक से बाहर आती थी तो बहुत खुश होती थी। फिलआखिर मैंने हिम्मत करके वो सवाल कर ही लिया जो कई दिनों से मेरे दिल में मचल रहा था। रिजवाना, तुम्हारी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है, हर जगह तुम्हारा चर्चा है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, लेकिन तुम बांझ औरतों का इलाज कैसे कर लेती हो? ये ठीक है कि तुम्हें दवाइयों के बारे में मालूम है, लेकिन तुम दवा कैसे तजवीज करती हो? रिजवाना मेरी बात सुन के मुस्कुराई और बोली, अजमल तुम ये पूछ कर क्या करोगे? बस इतना समझ लो कि आज मेरी वजह से कई औरतों के घर टूटने से बच रहे हैं। रिजवाना की बात मेरे पल्ले ना पड़ी, इसीलिए मैं खामोश हो गया, लेकिन समझ से बाहर था कि रिजवाना मुझे क्यों नहीं बताना चाहती थी। मैं उसका मिजाजी खुदा था, कम से कम मुझे तो वो बता सकती थी, लेकिन क्या वजह थी कि उसने मुझे बताना मुनासिब न समझा था। वक्त गुजरता रहा और 1 साल के अंदर अंदर रिजवाना की क्लिनिक की शोहरत शहर से देहातों और कस्बों में भी पहुंच गई। दूर दराज से औरतें अपने बांझपन का इलाज करवाने के लिए उसके पास आने लगी। ये वो औरतें थीं जिनका ससुराल वालों ने जीना हराम कर रखा होता है और वो उन्हें हर वक्त बांझपन के ताने देते रहते। रिजवाना ने जब क्लिनिक बनाया था तो पूरे साल में सिर्फ 5-6 औरतें ही आई थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिन औरतों का रिजवाना ने इलाज किया था वो ठीक हो गई थी और उनके यहाँ बच्चे हो गए थे। रिजवाना की शोहरत का डंका ऐसा बजा कि अब तो दूर दूर से औरतें इलाज के लिए आने लगी। सूरत हाल ये हो गई कि सुबह से रात तक क्लिनिक पे औरतों का रश ही लगा रहता था। रिजवाना से सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो गया था और जब वो क्लिनिक से फारिग होती थी तो बहुत थकी होती, इसीलिए उसने दरवाजे के पास ही एक काउंटर बनवा दिया जहां मैं ड्यूटी देता था। देखते ही देखते हमारे हालात बदलते चले गए। पहले हम तंदख्स थे, लेकिन अब हमारा शुमार भी अमीरों में होने लगा। हमारा रहन सहन बदल गया था। मेरे बच्चे पहले मामूली स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन हमने उन्हें शहर के बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करा दिया था। रिजवाना बच्चों को उनके मनपसंद खाने बनाकर खिलाती थी। मुझे वो वक्त भी याद था कि जब हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी को भी तरसते थे। मैंने भी रिजवाना के क्लिनिक में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। मेरी हर चीज पर गहरी नजर होती। अगर कोई औरत इलाज के लिए आती थी तो कुछ ही देर के बाद बुर्कापोश औरतें भी आ जाती थी। फिर वो सब 5-5 घंटे अंदर होती।
मैंने कई बार रिजवाना से इलाज के बारे में पूछा था कि वो किस तरह इलाज करती है, लेकिन वो टाल मटोल से काम लेती। मैं हैरान भी था कि रिजवाना ने क्यों क्लिनिक में मेरा दाखिला ममनू किया हुआ था, मगर हैरान कुन बात यह थी कि जब वो खाली पड़ा होता या रिजवाना कहीं गई होती थी तो तब भी रिजवाना ने मुझे सख्ती से क्लिनिक में जाने से मना किया हुआ था। कई बार मेरा दिल किया कि मैं क्लिनिक के अंदर चला जाऊं, लेकिन फिर मैं रुक जाता था। सोचता था कि अगर रिजवाना को पता चल गया तो वो खफा होगी। मुझे वो वक्त भी अच्छी तरह याद था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसे होते थे और ना ही कोई जॉब। हर वक्त खाने के लाले पड़े रहते थे। रिजवाना अलग मुझे निकट्टू, कामचोर और न जाने कितने अलकाब से नवाजती थी। मैं भी ऐसा ढीठ था कि उसकी बातें दिल पर न लेता था। मैं शादी से पहले ही कोई काम काज ना करता था। बस अम्मा की ख्वाहिश थी कि वो मेरे सर पे सेहरा सजा हुआ देखना चाहती थी, इसीलिए उसने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। अम्मा का ख्याल था कि शादी के बाद मुझ पे घर की जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो मैं कोई काम काज करूंगा, लेकिन मैं सदा का निखट्टू ही रहा। 2 बच्चे हो गए, लेकिन मेरा निखट्टूपन न गया और ना ही मैं राह रास्त पर आ सका। पहले पहल तो रिजवाना ने मुझे कुछ न कहा, सब्र शुक्र से गुजारा करती रही, लेकिन जब महंगाई बढ़ने के साथ साथ खाने के लाले पड़े और बच्चे बड़े होने लगे तो उसने मुझे कोई काम करने का कहा। मेरी किसी से कोई वाकफियत तो न थी, लेकिन रिजवाना ने अपनी किसी जानने वाली से कहकर मेरी नौकरी लगवा दी। मैंने चंद दिन नौकरी की, लेकिन जब दिल भर गया तो छोड़ दी। रिजवाना को पता चला तो वो मुझसे बहुत खफा हुई, यहाँ तक कि उसने धमकी दे डाली कि अगर मैंने कोई काम न किया तो वो न सिर्फ घर छोड़कर मैके चली जाएगी बल्कि मुझसे खुला भी लेगी। मैं खुला मांगने के डर से दोबारा काम पे लग जाता, लेकिन फिर वैसा ही होता। 1 हफ्ता भी बमुश्किल काम कर पाता और काहिली मुझ पर गालिब आ जाती। मैं नौकरी छोड़ देता। रिजवाना ने लोगों के घरों में काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन इससे भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा था और ना ही बच्चों की जरूरियात पूरी होती। वक्त गुजरता रहा और परेशानियां बढ़ती रहीं। इस दौरान मैंने महसूस किया कि रिजवाना कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगी है। रात गए तक जागती रहती है। मैं कई बार पूछने का सोचा, लेकिन फिर चुप हो जाता क्योंकि मैं जानता था कि वो घर और बच्चों के खर्चात के बारे में परेशान रहती है। एक रोज वो मेरे पास आई और बोली, अजमल, हम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? उसने कहा, मैं नीचे वाले पोर्शन में क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुन के हंस पड़ा और बोला, तुम तो ऐसे ही कह रही हो जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर हो। उसने मेरी बात का बुरा ना बनाया और मुसलसल इस्तार करती रही। मैंने तंग आकर कह दिया, ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन ये बता दो तुम किस चीज का क्लिनिक खोलोगी? मैं बांझ औरतों का इलाज करूंगी, तुम देखना, लोग दूर दूर से मेरे क्लिनिक पर आएंगे। मैं उसकी बात पे हंस दिया और उसकी जहनी हालत पे शक करने लगा। वो ना ही दाई थी और ना ही इस बारे में कुछ जानती थी। फिर रिजवाना ने अपनी मदद आपके तहत नीचे वाले पोर्शन में न सिर्फ क्लिनिक बना लिया बल्कि उसके बोर्ड भी लिखवा लिया जिस पर डॉक्टर रिजवाना MBBS लिखा हुआ था। मैं हंसा था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब रही थी। वो जो चाहती थी अपनी मेहनत से हासिल करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से वो बांझपन का इलाज करती थी उसके बारे में जानने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन था। लेकिन मैं इसलिए चुप कर जाता था कि रिजवाना जो भी कर रही है हमारे लिए कर रही है। मेरे वालिदैन तो जिंदा न थे, लेकिन एक बड़ी बहन थी जिसका नाम जरीना था। वो मुझे निकम्मा, निखट्टू, हद हराम और कामचोर समझती थी। उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। शादी के बाद उसने कभी मुझे मुंह नहीं लगाया था और न ही मुझसे अपनी कोई बात शेयर की थी। लेकिन जब उसे पता चला कि रिजवाना ने न सिर्फ क्लिनिक खोल लिया है बल्कि अच्छा खासा चल रहा है तो उसका रवैया मुझसे अच्छा हो गया था। अब वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती। उसकी कोई औलाद न थी। एक रोज उसने मुझे बताया कि औलाद न होने की वजह से उसके शौहर का रवैया उससे दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि उसकी सास भी अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी तलाश कर रही हैं। जरीना ने बताया था कि उसका शौहर उसे छोड़ने का सोच रहा है। 5-6 साल का अरसा गुजरने के बाद भी वो औलाद की नेमत से महरूम है, तो उसकी सास ने उस पे बांझपन का लेबल लगा दिया था। यही वजह थी। जरीना बेहद परेशान थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं रिजवाना से बात करूं। चुनांचे मैंने इस बारे में रिजवाना से बात की, लेकिन उसने कोई खास दिलचस्पी न ली बल्कि मेरी बात सरसरी अंदाज में सुनी थी और हूं हाँ में जवाब दे दिया। मुझे मालूम था कि जरीना और रिजवाना की कभी ना बनी थी। रिजवाना तो जरीना को पसंद ही न थी। सबसे अहम वजह जरीना का रवैया था। जब रिजवाना ब्याह कर मेरे घर आई थी तो जरीना वहां रहने के लिए आई हुई थी। उस वक्त मेरी अम्मा हयात थी। जरीना रिजवान के हर काम में कीड़े निकालती, उसे कोई काम भी ढंग से करने का ताना ना देती थी। गर्ज ये कि उसने रिजवाना का जीना हराम किया हुआ था। एक रोज जरीना रोती धोती मेरे पास आई तो मैंने उससे रोने की वजह पूछे। वो रिजवाना की शिकायत करने लगी। अजमल, तुम्हारी बीवी ने मुझसे बदतमीजी की है और मुझे इस घर से निकल जाने को कहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्से आ गया। रिजवाना की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बहन को घर से निकाले?
मैं गुस्से से रिजवाना के पास आया और उसे थप्पड़ मार दिया। रिजवाना के दिल से ये थप्पड़ कभी नहीं गया था और वो आज भी इसी दुख में मुब्तला थी। मैंने कई बार उससे माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया था। रिजवाना का क्लिनिक अच्छा खासा चल रहा था। दौलत की गोया रेल पेल थी, पुरसुकून जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन जब से जरीना ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी, मैं उसी रोज से परेशान रहने लगा था। मैं हर वक्त जरीना के बारे में सोचता रहता। एक रोज मैं काउंटर पर खड़ा गहरी सोच में मगन था कि एक मर्द और औरत इलाज की खातिर आ गए। मर्द को तो मैंने बाहर ही बिठा दिया, जबकि औरत को क्लिनिक में भेज दिया। अभी 20 मिनट ही गुजरे थे कि 2 नकाबपोश औरतें आ गईं और क्लिनिक में जाने की इजाजत मांगी। मैंने उनको क्लिनिक में भेज दिया था। मैं उन दोनों नकाबपोश औरतों को देखते ही हैरान रह गया था। ये वही औरतें थीं जो हर दूसरे रोज क्लिनिक पर आ जाती थी। शायद अभी तक रिजवाना उनका मसला हल नहीं कर सकी थी, इसीलिए वो आ जाती थी। फिर 2-3 घंटे यूं ही गुजर गए। जब पहले जाने वाली औरत क्लिनिक से निकली थी, उस औरत के निकलते ही 2 नकाबपोश औरतें भी क्लिनिक से निकल आईं। वो दोनों औरतें बड़ी तेजी में चल रही थी। मैंने सरसरी सी नजर उन पर डाली और फिर अपने काम में मगन हो गया। मगर अचानक मेरी नजर गैर इरादी तौर पर एक औरत के पैरों पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। उसने मर्दाना जूता पहन रखा था। मैं हैरान हुआ और जल्दी से उनके पीछे चल दिया। इस औरत के पैरों में मर्दाना जूते देखकर मैं तशवीश में पड़ गया था। मैंने उन्हें आवाज दी तो वो रुक गई। मैंने पूछा, बहन, मैं आपको काफी दिनों से क्लिनिक पे आता देख रहा हूँ, क्या आपका मसला अभी तक हल नहीं हुआ? उनमें से एक औरत बोली, हम अपना नहीं दूसरी औरतों के मसाइल हल करने की खातिर आते हैं। मैं हैरान हुआ। मैं समझा नहीं। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो दोनों औरतें आगे बढ़ गई थी, लेकिन मुझे सारी बात समझ में आ चुकी थी। दरअसल ये दोनों औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती हैं, लेकिन सारा क्रेडिट रिजवाना ने ले रखा था। पहले मैंने सोचा कि इस बारे में रिजवाना से बात करूं, लेकिन फिर मैंने ये ख्याल रद्द कर दिया। मुझे तो बस पैसों से मतलब था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था कि जब मुझे जरीना ने फोन किया तो मैंने उसकी खैरियत पूछी। जवाब में वो फूट फूट कर रो दी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, हुआ क्या है, कुछ बताओगी? वो रोते हुए बोली, अजमल, मेरा घर बचा लो, वही मुझे तलाक दे देगा। तुम किसी तरह अपनी बीवी को मेरा इलाज करने पर रजामंद करो। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर फोन बंद कर दिया। इलाज करवाने के लिए आने वाली सारी औरतें जा चुकी थी और क्लिनिक में सिवाय मेरे और रिजवाना के कोई मौजूद न था। मैंने सोचा कि मैं जरीना के मसले के बारे में रिजवाना से बात करता हूँ। चुनाचे मैं ये सोचकर क्लिनिक में दाखिल होने लगा तो रिजवाना एकदम भाग कर मुझ तक आई थी और मुझे धक्का देकर बाहर ले गई थी। वो काफी गुस्से में थी। कहने लगी, जब एक बार कहा हुआ है कि क्लिनिक में मर्दों का दाखिला ममनू है तो तुम क्यों आए? उसकी बदतमीजी पर मेरा दिल किया कि मैं उसे एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन चूंकि मुझे उससे मतलब था, इसीलिए मैंने गुस्सा पी लिया और जबरदस्ती मुस्कुराकर क्लिनिक से बाहर निकल गया। रिजवाना भी मेरे साथ ही बाहर आ गई थी। रिजवाना, मेरी बहन, जरीना का घर टूटने से बचा लो, तुम उसका भी इलाज करो ताकि उसके यहाँ भी औलाद हो जाए। तुम जितनी फीस कहोगी मैं दूंगा। रिजवाना ने इनकार में सर हिलाया और बोली, जरीना से कहो कि वो नमाज पाबंदी से पढ़े और कुरान मजीद की तिलावत करती रहे, अल्लाह उसकी गोदधारी कर देगा। मैंने तंजिया कहा, सीधी तरह कहो ना कि तुम उसका इलाज करना ही नहीं चाहती। जो दूसरी औरतें तुम्हारे पास आती हैं, क्या तुम उन्हें भी यही कहती हो? रिजवाना ने मेरी बात का बुरा नहीं मनाया और बोली, अजमल, मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर पाऊंगी, तुम बात को समझो। मैं चुप हो गया। मैंने रिजवाना से बातचीत छोड़ दी, लेकिन उसने परवाह न की। ये बात सच है कि जो औरत लालच करे और उस पर पैसा कमाने की धुन सवार हो जाए तो फिर वो मर्द को किसी खाते में नहीं लाती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जरीना नील पड़े चेहरे के साथ हमारे घर आ गई। उसने बताया कि उसके शौहर ने उसे बांझपन का ताना देकर बहुत मारा है। फिर मुझसे इल्तिजा करने लगी कि मैं रिजवाना को उसका इलाज करने के लिए मना लूं। मैंने एक बार फिर रिजवाना को समझाने और जरीना का इलाज करने के लिए कायल करना चाहा। जरीना ने माजी में जो कुछ भी बुरा किया है तुम्हारे साथ, मैं उसकी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो और उसका इलाज करो। लेकिन रिजवाना ने अजीब ही मंतक दिखाई। अगर जरीना का शौहर उसे तलाक दे देता है तो हम उसकी दोबारा शादी कर देंगे। मुझे रिजवाना की यह बात बहुत बुरी लगी। तुम मेरी बहन की तलाक पे रजामंद हो रही हो, लेकिन उसका इलाज कर दो तो तुम्हारा क्या जाता है? रिजवाना बोली, मेरी मजबूरी है, मैं अपने खानदान की किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर पाऊंगी। इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। चंद रोज के बाद जरीना तलाक लेकर हमारे घर आ गई थी। मुझे रिजवाना पे बहुत गुस्सा था और शक भी हो गया था। मैं हर सूरत की बात जानना चाहता था कि आखिर उसने जरीना का इलाज क्यों नहीं किया था। जरीना अब रिजवाना से शदीद नफरत करने लगी थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। मुझे कहती, अजमल, अगर तुम गैरतमंद हो तो रिजवाना को तलाक देकर घर से निकाल दो। ये कैसी है तुम्हारी बीवी जिसने तुम्हारी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर ये मेरा इलाज कर देती? अब मैं जरीना को कैसे समझाता कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, बल्कि रिजवाना के पैसों पे पल रहा हूँ। मैंने जरीना को समझाने की बहुत कोशिश की थी। जरीना ने
अब रिजवाना पे नजर रखना शुरू कर दी और वो एक एक औरत का हिसाब लगाती। एक दिन मेरे पास आई और बोली, अजमल तुमने कभी सोचा कि रिजवाना ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया? जरीना कहने लगी कि रिजवाना ने मेरा इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ है। उसने तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बांधी है। तुम अंधे हो चुके हो जो तुमने हर रोज आने वाले नकाबपोश मर्दों को नहीं पहचाना। जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है तो तुम उसके शौहर को बाहर बिठा देते हो और उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करने के बहाने इस आदमी को मसरूफ कर देते हो। फिर बुर्के में मलबूस दो औरतें आती हैं जो असल में औरतें नहीं, वो मर्द हैं, और वो कमरे में चले जाते हैं। यकीनन तुम्हारी बीवी किसी चक्कर में है और कोई खेल खेल रही है। मैं जरीना की बातों पर चौंक गया। जरीना ने मुझे वही बातें बताई थी जिन पर मैं पहले ही शक में मुब्तला था, लेकिन पैसों के लालच में आकर मैं वाकई अंधा हो गया था। मैंने जरीना से कहा कि कल जब कोई औरत इलाज करवाने आएगी तो हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक के अंदर दाखिल होंगे, तब देखेंगे कि असल राज क्या है। उसने हामी भर ली थी। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा था और मैंने ऐसी कोई हरकत ना की कि जिससे रिजवाना को शक पड़ जाए। रिजवाना क्लिनिक में चली गई थी। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद ही एक मर्द और औरत इलाज के लिए क्लिनिक आए। मैंने मर्द को तो बाहर ही बिठा लिया, लेकिन औरत को अंदर भेज दिया। फिर मैं भी काउंटर छोड़कर एक और कमरे में आ गया जहां जरीना बुर्का लेके बैठी थी। हम दोनों बुर्का पहनकर रिजवाना की क्लिनिक में दाखिल होने लगे। वो औरत जो इलाज के लिए आई थी चुपचाप बैठी थी। रिजवाना की नजर जैसे ही मुझ पर और जरीना पर पड़ी तो वो बोली, बासित चलो तुम आ गए हो तो अपना केस संभालो। मैंने जरीना को आंखों ही आंखों में देखा क्योंकि मैं कैसे केस संभालता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। रिजवाना औरत से बोली, बच्चों वाली फाइल कहाँ है? उस औरत ने बताया, मेरी शौहर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। इसके बाद रिजवाना जरीना से बोली, उस औरत का नाम फाइल में लिख लो और 9 माह के बाद ए नेगेटिव ब्लड वाला बच्चा लेकर इसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से बुर्का उतारा तो जरीना भी एक सेकंड न लगाया। बुर्का उतारने में रिजवाना और हम दोनों को देखकर हक्का बक्का रह गई। रिजवाना, आज तुम मुझे अपने इलाज का तरीका बताओगी, मैं कोई और बात नहीं सुनना चाहता। रिजवाना बुखला गई थी और बोली, तुम कोई काम नहीं करते थे। गुर्बत की वजह से मैं बेहद परेशान थी, जितना कमाती उससे ज्यादा खर्च हो जाता। इसलिए मैंने एक सहेली से मशवरा किया तो उसने मुझे बांझ औरतों के इलाज वाला क्लिनिक खोलने का मशवरा दिया। मेरी सहेली यतीम खाने में काम करती है जहाँ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो वालिदैन बच्चे नहीं पाल सकते और यतीम खाने दे जाते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां भी वहाँ मौजूद होती हैं जिनके साथ ज्यादती होती है और वो हामिला हो जाती हैं, मगर वो बच्चों को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए वो क्लिनिक आकर बच्चे उसे दे जाती हैं। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज के लिए आती है तो मैं उससे सीधी बात बता देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उनको बच्चा मिल जाएगा। मैं उस औरत के शौहर का ब्लड ग्रुप ले लेती हूँ और अपनी सहेली को दे देती हूँ। 9 माह के बाद वो मुझे बच्चा दे जाती है। मैंने जरीना का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसके शौहर का ब्लड ग्रुप नहीं मिल सकता। फिर मुझे डर था कि ये मेरा बात फांडा फोड़ देगी जिससे मैं बदनाम हो जाऊंगी। काश मैं माजी में तुम्हारी बात सुनता और तुम्हारे साथ बुरा न करती, लेकिन आज से वादा करती हूँ कि इस नेक काम में तुम्हारा साथ हूँ। तुमने जो रास्ता चुना है वो नेकी वाला रास्ता है। इस तरह कई औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। मुझे उस वक्त रिजवाना पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन अफसोस भी था कि अगर वो मुझे पहले ही सब कुछ बता देती तो मैं भी उसके नेक काम में शरीक हो जाता। बहरहाल मुझे खुशी थी कि रिजवाना कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही थी, बल्कि नेक काम कर रही थी, जिसका अजर उसे यकीनन अल्लाह देगा।